गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जैसा हम रोज़ शाम को 7 बजे रेगुलर फ्री क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसमें हमने बायोलॉजी की सीरीज़ शुरू की है और उस बायोलॉजी की सीरीज़ में हमने एग्रीकल्चर बायोलॉजी का 10, 11 और 12वां तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम अगले और 13वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अपने चैप्टर का नाम है पशु परजीवियों का अध्ययन। तो अगला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे सवाल भी हमें पूछे जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास में और बात करते हैं बेसिकली पशु परजीवियों के अध्ययन के बारे में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जनरली अभी आपके पास में सुनहरा मौका है। एक तो रक्षाबंधन है और एक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। तो हमारा जो 12वीं का फाउंडेशन कोर्स है उस पर बेसिकली डिस्काउंट शुरू हो गया है। तो आप में से जितने भी विद्यार्थी तीनों सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री मेरे द्वारा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो और 12वीं में 95% या इससे ज़्यादा अंक लाने का सपना देख रहे हो और 12वीं के साथ में जेट और सीयूटी की तैयारी करना चाहते हो, तो देरी ना करें, प्ले स्टोर से अभी हिमायर ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से ऑफर में जाकर के कोर्स ज्वाइन कर लें। चलिए बातें होती रहेंगी, अब हम चलेंगे सीधा अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? टॉपिक है बेसिकली पशु परजीवियों का अध्ययन। क्या है? पशु परजीवियों का अध्ययन। पशु परजीवियों का अध्ययन। अब जरूरी नहीं है कि ये पशु परजीवी हों, ये जंतु परजीवी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन मेन बात यह कि हम किसके बारे में बात करें, परजीवियों के अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली मैं एक छोटा सा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। सबसे पहले ये जो परजीवी हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। परजीवी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो अगर मैं कहूं, एक को तो हम क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी। और वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरों को हम क्या कहेंगे, दूसरों को हम कहेंगे बेसिकली आंतरिक परजीवी या अंतः परजीवी। अंतः परजीवी। तो परजीवी कितने प्रकार के हैं जो हमारे इस चैप्टर में दिए हुए हैं? वो दो प्रकार के हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। तो इस चैप्टर से हमें सबसे पहला जो सवाल पुट अप होगा वो यही होगा कि निम्न में से कौन सा एक बाह्य परजीवी है, निम्न में से कौन सा एक आंतरिक परजीवी है। बाह्य परजीवी ऐसे परजीवी होते हैं जो हमारे शरीर की बाहर की सतह से पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं दो परजीवी दिए हुए हैं जो बाह्य परजीवी हैं। एक तो हम बात करें पिस्सू, पिस्सू, और दूसरी अगर हम बात करें तो जोक। पिस्सू और जोक दोनों कैसे हैं? दोनों बाह्य परजीवी हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अंतः परजीवी, तो अंतः परजीवी में भी हमारे दो दे रखे हैं हमें। एक तो अगर मैं बात करूं तो लीवर फ्लूक, जिसे यकृतकृमि भी कहा जाता है, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो एस्केरिस। एस्केरिस। इस पूरे चैप्टर में हमें कितने परजीवी दिए हुए हैं? 4। और इस पूरे चैप्टर में हम इन 4 परजीवियों के बारे में बात करेंगे। 2 बाह्य परजीवी और 2 क्या होंगे? 2 बेसिकली अंतः परजीवी होंगे। बाह्य परजीवी पिस्सू और जोक, अंतः परजीवी लीवर फ्लूक और एस्केरिस। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए पहले परजीवी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और पहला परजीवी अपना बेसिकली पिस्सू। तो हमारी आज की सबसे पहली जो हेडिंग होगी वो क्या होगी? पिस्सू होगी। पिस्सू। आज हम किसके बारे में बात करें? सबसे पहले हम बात करेंगे पिस्सू के बारे में। पहले हमें यहाँ क्या चीज पूछी जाएगी, तो इसकी कुछ सामान्य चीजें पूछी जाएंगी। सामान्य चीजों में हम क्या बात करेंगे? इसका वैज्ञानिक नाम, इसका संघ और इसका गण। 3 बातें हमें दी हुई हैं। तो बेसिकली आप लोग याद रखना, अगर मैं इसके वैज्ञानिक नाम की बात करूं, वैज्ञानिक नाम, तो पिस्सू का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेसिकली मैं कह सकता हूं इसका वैज्ञानिक नाम होता है पुलेक्स इरिटेंस। क्या होगा? पुलेक्स
इरिटेंस होगा। और अगर मैं इसके संघ की बात करूं तो ये किस संघ का प्राणी है, आप लोग याद रखोगे, ये आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। इसका संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूं ये जो है वो किस गण के अंतर्गत आता है, तो साइफनेप्टेरा। इसका गण कौन सा है, इसका गण है बेसिकली साइफनेप्टेरा। आपको सबसे पहले इसकी 3 बातें पढ़नी होंगी और ये तीनों बातें आपकी बुक में दी हुई हैं। कौन कौन सी, एक तो इसका वैज्ञानिक नाम, एक इसका संघ, एक इसका गण। अब हमें और कौन कौन सी बातें पिस्सू के संबंध में पूछी जाती हैं, थोड़ा सा हम गौर करेंगे। सबसे पहली बात, पिस्सू का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है बेसिकली भूरा। अगर हम पिस्सू की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है बेसिकली भूरा। कैसा होगा, भूरा। और ये क्या है, ये बेसिकली रक्त परजीवी है। क्या है, ये रक्त परजीवी होता है। रक्त परजीवी का मतलब क्या है, ये किसी भी जीव, चाहे भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, किसी भी जीव की बाहरी त्वचा से रक्त को चूसता है। यानी इसका मुख्य भोजन क्या है, इसका मुख्य भोजन बेसिकली रक्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये मनुष्य का रक्त परजीवी होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो आप लोग याद रखोगे इसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती, ये मात्र 3 से लेकर के 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होगा, 3 से लेकर के 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, अब इसकी लंबाई में इंपोर्टेंट बात क्या है, शरीर के आकार में, इसके शरीर के आकार में इंपोर्टेंट बात है इसकी पिछली टांग। क्या है, इसकी जो पिछली टांग है, पिछली टांग वो अधिक लंबी होती है। कितनी लंबी होंगी, तो वो बेसिकली 18 से लेकर के 33 mm लंबी होती हैं। कितनी, 18 से लेकर के 33 mm की लंबी होती हैं। mm नहीं, 18 से 33, हाँ ठीक है, 18 से 33 mm लंबी होगी। और आप याद रखना, ये जो पिछली टांग है, पिछली टांगों के द्वारा ये शरीर से 50 गुना कूदता है, शरीर से 50 गुना क्या करता है, जंप मारता है या कूदता है, शरीर से 50 गुना कूदता है। जब ये छलांग लगाता है तो पिछले पैरों से कितनी छलांग लगाएगा, अपने शरीर से 50 गुना ज्यादा ये छलांग लगाता है। और भी अगर मैं बात करूं तो इसका जो शरीर होता है, शरीर पर एक आवरण पाया जाता है, वो किसका होता है, स्केलेराइट का। शरीर पर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसके शरीर पर स्केलेराइट का आवरण होता है। एक परत पाई जाती है कठोर, और वो परत किसकी होती है, तो वो परत बेसिकली स्केलेराइट की होती है। और भी अगर मैं बात करूं तो जनरली एक और इंपॉर्टेंट बात हमें इसके संबंध में पूछी जा सकती है, पूरे विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां हैं। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो इसकी कितनी प्रजातियां हैं, टोटल 2500 प्रजाति हैं। पूरे विश्व में पिस्सू की कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो अब आप लोग याद रखोगे पूरे विश्व में इसकी 2500 प्रजाति पाई जाती हैं। ठीक है, और मैं अगर बात करूं इसका जो सिर है, ध्यान रखना, वैसे मैं भी डायग्राम से आपको समझाऊंगा लेकिन बता देता हूं, इसका सिर व वक्ष, सिर कोमा वक्ष क्या होते हैं, उदर से छोटे होते हैं। सिर व वक्ष कैसे होते हैं, छोटे, व उदर कैसा होता है, उदर बड़ा होता है। इसका सिर और वक्ष क्या होगा, छोटा होगा, और उदर क्या होगा, इसमें बड़ा होगा। अगर मैं बात करूं इसके जीवन चक्र की, याद रखना सारी बातें मैंने इंक्लूड कर ली, एक एक बात। अगर हम इसके जीवन चक्र की बात करें तो इसमें क्या होता है, पूर्ण कायांतरण होता है। पूर्ण कायांतरण का मतलब है कि इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी, थोड़ा सा हम याद रखेंगे। एक तो मैं अगर बात करूं इसमें 4 अवस्थाओं में कौन सी अवस्था आएगी, सबसे पहले अंडा, क्या आएगा, सबसे पहले अंडा। अंडा के बाद क्या आता है, लार्वा,
लार्वा के बाद क्या आता है? प्यूपा, और प्यूपा के बाद क्या आएगा? वयस्क आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसके जीवन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। और भी अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, इसमें जो जनन होता है वो कब होगा? रक्त रूपी भोजन का ही खाएगा तब होगा। यानी जनन कब होता है? तो जनन होता है रक्त रूपी भोजन के द्वारा। अगर मान के चलो इसको रक्त रूपी भोजन न मिले, रक्त रूपी भोजन ना मिले तो इसमें जनन नहीं होगा। जनन के समय इसको क्या चाहिए? रक्त रूपी भोजन चाहिए। अगर इसको खून नहीं मिला पीने के लिए तो इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि जनन नहीं होता है। ठीक है, अब बात यह है कि सर इसका महत्व क्या होता है, और हमें कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्टली हमें सवाल पूछ लेगा कि पिस्सू का क्या महत्व है। अब महत्व के संबंध में आप 2 लाइन मेरी याद रखना, बस ज्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता आपको नहीं है। मेरी 2 लाइन आप लोग याद रखोगे। 2 लाइन में सबसे पहली मेरी लाइन क्या है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मेरी, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? आप लिखोगे कि ये बेसिकली, अरे ये क्या होता है? कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य का क्या है? मनुष्य का बेसिकली रक्त परजीवी है, या मैं कहूं तो परजीवी है। ये क्या होता है? ये बेसिकली कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य का क्या होता है? रक्त परजीवी होता है या परजीवी होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये क्या होता है? ये बेसिकली जीवाणु व विषाणु रोगों का वाहक। ये क्या होता है? जीवाणु व विषाणु रोगों का क्या होता है? वाहक होता है। यानी जीवाणु और विषाणु रोगों को फैलाने का काम करता है। इसी क्रम में आप याद रखोगे कि ये क्या है? ये बेसिकली प्लेग नामक बीमारी का वाहक है। प्लेग बीमारी का वाहक। और आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्लेग नामक बीमारी का वाहक कौन है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं पिस्सू है। ये पिस्सू का महत्व हो गया। आपको अलग से 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिस्सू का महत्व लिखिए, तो हम लिखेंगे पिस्सू कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य का रक्त परजीवी है, जीवाणु विषाणु रोगों का वाहक होता है, प्लेग नामक बीमारी का ये क्या है? वाहक है। मैं अगर बात करूं 1343 से 1355 में यूरोप में 1/3 जनसंख्या मर गई थी। किसके कारण? प्लेग के कारण। आप लोग याद रखना, प्लेग नामक बीमारी के कारण क्या हुआ? आपकी बुक में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं। प्लेग नामक बीमारी के कारण वर्ष 1343 से, अगर मैं बात करूं 1355 में, 1343 से 1355 के बीच क्या हुआ? यूरोप की 1/3 आबादी क्या हो गई? नष्ट हो गई। यूरोप की 1/3 आबादी, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 आबादी क्या हो गई? खत्म हो गई। किसके कारण? तो ये हुई बेसिकली प्लेग के कारण। आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि प्लेग के कारण कहां की 1/3 आबादी नष्ट हुई? तो यूरोप की। यूरोप की 1/3 आबादी के नष्ट होने का कारण क्या था? तो प्लेग नामक बीमारी थी। कब? 1343 से 1355। ये पूरी कहानी हो गई हमारी पिस्सू के संबंध में क्लियर। एक और चीज हमें बचती है पिस्सू के संबंध में, एक चीज है मुखांग। पिस्सू में एक्चुअली क्या होते हैं? मुखांग भी पाए जाते हैं। मुखांग का मतलब है दांत, मुखांग। और अगर हम बात करें किसके? पिस्सू के मुखांगों की, तो कैसे होते हैं? चुभाने और चूसने वाले होते हैं। मुखांग कैसे होंगे? चुभाने व चूसने वाले होंगे। आप लोगों से यह भी सवाल पूछा जाएगा पिस्सू में किस प्रकार के मुखांग होते हैं? तो चुभाने और चूसने वाले। पिस्सू की सारी बातें क्लियर। अब बचा पिस्सू का चित्र। चित्र कैसे बनाते हैं? तो वो हम बिल्कुल माहिर हैं चित्र बनाने में। कैसे इसका चित्र बनाया जाएगा थोड़ा सा आप लोग देखोगे। पिस्सू का चित्र कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। जनरली इसका इस प्रकार से क्या होता है? इसका इस प्रकार से मुख होता है, ऐसे इसका मुख है। ठीक है, ये अब इस मुख में फिर क्या होगा? इस मुख में ये गोल टाइप का मुख हो गया। अब इस मुख के बाद फिर होगा इसमें उदर।
ऐसे करके थोड़ा सा देखो, इस टाइप से क्या होता है, इस टाइप से बेसिकली इसका ये होता है शरीर पिस्सू का। अब पिस्सू के शरीर पर फिर क्या होगा, इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से एक आवरण होता है, जो मैंने बताया था ना कि इसके ऊपर स्केलेराइड का आवरण पाया जाता है, वो स्केलेराइड का आवरण इस प्रकार से इसकी बॉडी पर पाया जाता है। तो ये क्या है, ये इसके ऊपर स्केलेराइड का आवरण है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली स्केलेराइड का आवरण हो गया इसकी बॉडी के ऊपर, ये स्केलेराइड का आवरण है। ठीक है, बाकी अब क्या होगा, पिस्सू में 3 टांगे होंगी, एक टांग इस प्रकार से होगी, एक टांग यहाँ इस प्रकार से होगी, और एक जो पिछली टांग है वो ज्यादा क्या होती है, बड़ी होती है। इस तरह से 3 इसमें क्या होती हैं, टांगे होती हैं। तो ये क्या हो गया, ये पिस्सू का चित्र हो गया। अब आप पिस्सू के चित्र के संबंध में कुछ जानना चाहो तो जान सकते हो। जब कभी भी हमें चित्र बनाना है, क्या लिखना है नीचे, चित्र, और चित्र किसका है, ये पिस्सू का है। डिब्बे में बंद करोगे तो चित्र आपका ज्यादा अच्छा लगेगा, पिस्सू। अब देखो मैंने क्या बताया कि पिस्सू का जो सिर और बच्च है, ये तो सिर हो गया, ये पिस्सू का बच्च हो गया। ठीक है, तो सिर और बच्च छोटे हैं, उधर क्या है, बहुत बड़ा है। पिछली टांग है बड़ी है, कितनी, 18 से 35 में, और पिछली टांगों से क्या करता है, उछाल मारता है, कितनी, शरीर के आकार की 50 गुनी। शरीर पर ये ऊपर जो परत पाई जा रही है वो क्या है, वो बेसिकली स्काल रेट है। और ये क्या है, पिस्सू के मुखांग कैसे होते हैं, चुभाने और चूसने वाले होते हैं। तो ये इसके संबंध में हमारी कहानी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट क्या है पिस्सू के बाद, दूसरा पॉइंट है जोक। अब जोक का मतलब मजाक नहीं है, जोक एक जीव का नाम है। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली जोक के बारे में। चलिए, अब अगला पॉइंट क्या है अपना, अपना अगला पॉइंट है बेसिकली जोक। मैं दोबारा से बता रहा हूं, जोक का मतलब मजाक यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम मजाक नहीं कर रहे, हम जोक कर रहे हैं। चलिए, पहली कहानी वही जो हमें पूछी जाएगी। वैज्ञानिक नाम क्या होगा, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। तो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा क्या हो गया इसका वैज्ञानिक नाम, क्या, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं इसका संघ कौन सा है, इसका संघ है बेसिकली एनेलिडा। संघ एनेलिडा, और किसका संघ होता है, तो मैंने केंचुआ आपको बताया है ना, केंचुआ किस संघ का प्राणी है, केंचुआ भी एनेलिडा संघ का प्राणी है। तो ध्यान रखना, इसमें श्वसन उत्सर्जन केंचुए के समान होगा, पाचन केंचुए के समान होगा, शरीर केंचुए के समान होगा, इसमें बहुत सारे गुण इसके केंचुआ के समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं इसका वर्ग कौन सा है, वर्ग। अब वर्ग की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा, वर्ग होगा हिरुडीनिया। क्या होगा, हिरुडीनिया। तो हिरुडीनिया क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। पहली 3 बातें हमारी क्लियर, क्या क्या, थोड़ा सा देखो, वैज्ञानिक नाम हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, संघ एनेलिडा, वर्ग हिरुडीनिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट वही इसकी सामान्य विशेषताएं। अगर मैं इसकी सामान्य विशेषताओं की बात करूं तो सबसे पहली बात इसका रंग। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है बेसिकली गहरा भूरा। कैसा होता है इसका रंग, इसका रंग होता है बेसिकली गहरा भूरा। ठीक है, दूसरी बात, ये पाया कहाँ जाता है। अगर मैं पाए जाने की बात करूं, कहाँ पाया जाता है, आप लोग याद रखोगे। जैसे मान के चलो कोई नदी है, मान के चलो कोई तालाब है, तालाब, मान के चलो कोई दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र, तो इन सभी में क्या पाया जाता है, जोक पाए जाते हैं। नदी है, तालाब है, कोई दलदली क्षेत्र है, कोई झील है, यानी जहां पानी भरा हुआ होता है, कुल मिला के बात ये, वहां पर क्या पाया जाता है, जोक पाई जाती है।
अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, इसकी लंबाई कितनी होती है? जनरली हम कह सकते हैं इसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई बेसिकली 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी होगी? 10 से 15 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। ठीक है, इसका जो शरीर है, ध्यान रखना, अब इंपोर्टेंट बात है, इसका शरीर, शरीर क्या होता है? 33 खंडों में बटा होता है। शरीर पर कितने खंड होते हैं? 33 खंड। मैंने क्या बताया कि इसका केंचुए से संबंध होता है, तो केंचुए के शरीर पर भी खंड पाए जाते हैं, इसके शरीर पर भी खंड पाए जाते हैं। कितने? 33 खंड। अब अगर मैं बात करूं तो इंपोर्टेंट, इसके शरीर पर 33 खंड होते हैं, लेकिन जब हम इसको बाहर से देखते हैं, जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो बाहर से ये 5 भागों में बटा दिखाई देता है। यानी मैं कह सकता हूं बाहर से शरीर 5 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, बटा हुआ दिखाई देता है। जब हम बाहर से इसके शरीर को देखोगे तो बाहर से कैसा दिखाई देगा? 5 भागों में बटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं केंचुए के संबंध में, ये जुड़ा हुआ है केंचुए से, तो जनरली अगर मैं कहूं इसमें श्वसन, ध्यान रखना, श्वसन किसके द्वारा होगा? नम त्वचा के द्वारा। ये देहगुई द्रव में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करता है, केंचुआ के समान नम त्वचा द्वारा होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर उत्सर्जन, तो उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? उत्सर्जन बेसिकली इसमें भी नेफ्रीडिया के द्वारा होगा। श्वसन किसके द्वारा? तो श्वसन नम त्वचा के द्वारा, और उत्सर्जन किसके द्वारा? उत्सर्जन बेसिकली नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। तो श्वसन की बात हो गई और उत्सर्जन की बात हो गई। नेक्स्ट में अगर बात करूं, इसका जो मुख्य शरीर होता है, दोनों सिरों पर क्या होते हैं? शरीर के दोनों सिरों पर चूसक होते हैं। दोनों सिरों पर क्या पाया जाता है? चूसक पाए जाते हैं। चूसक होते हैं किसी वस्तु से चिपकने वाले या किसी वस्तु को खींचने वाले, जो मुखांग होते हैं इसके, वो दोनों सिरों पर होते हैं। एक सिर की तरफ होता है, उसमें जबड़ा भी होता है, जबड़ा चूसक बोलते हैं जिसे को अग्र चूसक। एक पीछे की तरफ होता है जिसे पश्च चूसक बोला जाता है। तो दो इसके शरीर पर चूसक होते हैं। आगे वाले में क्या होगा? जबड़ा पाया जाएगा, पीछे वाला पश्च चूसक होगा। तो शरीर पर दोनों सिरों पर क्या होते हैं? चूसक होते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो केंचुआ की तरह, जैसे केंचुआ कैसा होता है? केंचुआ बेसिकली उभयलिंगी होता है। वैसे ही मैं अगर बात करूं जोक भी कैसी होती है? जोक भी बेसिकली उभयलिंगी होती है, उभयलिंगी है। क्या है ये? उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी का मतलब क्या हुआ? नर और मादा दोनों भाग एक ही जीव में पाए जाते हैं। अब हमें सवाल पिछले वर्ष बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है कि इसका नर भाग किस खंड में होता है और मादा भाग किस खंड में होता है। पिछले वर्ष बोर्ड के एग्जाम में यहां से सवाल पूछा गया था। तो अब याद रखना, जोक में जो नर भाग होता है वो किस खंड में होगा? वो बेसिकली 10वें खंड में होगा, 10वें खंड में। और जोक में जो मादा भाग होगा वो बेसिकली 11वें खंड में होगा। नर भाग 10वें खंड में होता है, मादा भाग बेसिकली 11वें खंड में होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये उभयलिंगी है। इसमें नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये कहानी किसकी हो गई? ये कहानी जोक की सामान्य विशेषताओं की हो गई। अब अगर मैं बात करूं तो हम एक चीज और पढ़ लेते हैं कि जोक का जो डायग्राम है वो कैसा होता है, जोक का चित्र कैसा होता है। फिर हम बात करेंगे जोक के महत्व के बारे में कि महत्व इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे कहा जाए कि जोक का नामांकित चित्र बनाइए तो हम कैसे बनाएंगे? हमको बेसिकली ऐसे करके दो बनाने मुख। ये एक मुख हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ऐसे इतनी दूरी पर बना हुआ। दो हमने क्या बनाए? दो हमने ऐसे गोले बनाए डबल डबल टाइप के। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को आपस में जोड़ना है। जनरली देखो हम कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से।
और इसको भी अगर मैं बात करूँ, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। या ये भाग इसका कैसा होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, तो इस भाग को हम ऐसे करके जोड़ सकते हैं। अरे चलो मैं बना दूं अपनी तरफ से। ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। ये क्या है, ये बेसिकली दो चूसक होते हैं। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं अग्र चूसक। ये दोनों तरफ से चिपक सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ, अग्र चूसक जो मुख वाला चूसक है। और ये क्या होता है, ये होता है पश्च चूसक, पश्च चूसक जो पीछे की साइड में होता है। दो चूसक होते हैं इसके शरीर पर। और फिर जनरली देखो बीच में क्या होती है, बीच में बेसिकली इसकी आहार नाल होती है। बीच में क्या होता है, बीच में इसकी ये आहार नाल होती है, इस तरीके से बीच में इसकी आहार नाल है। अब इस आहार नाल में भी बीच में कुछ हिस्सा डिवाइडेड होता है। कैसे, ऐसे करके कुछ नलिका नुमा संरचनाएं होती हैं, ऐसे करके नलिका नुमा संरचना। ये नलिका नुमा संरचना यहां जाकर के आपस में मिल जाती हैं, फिर इनसे ऐसे करके एक नलिका टाइप की और यहां बीचों बीच में निकली होती है। ऐसे होती है इसकी संरचना। अब देखो इसमें क्या है, बेसिकली इस नलिका में ये क्या है, ये इसकी आंत्र होती है, आंत, ये इसकी आंत होती है। जनरली ये इसकी क्या होती है, ये इसके लिए कह दो आप, इसकी आहार नाल है, आहार नाल, इसमें आमा से होता है, ग्रसिका होती है, वो होते हैं। और ये क्या हो गया, ये बेसिकली जोक का चित्र आपका कंप्लीट हो गया। हम क्या करेंगे, हम इसको एक डिब्बे के अंदर बंद कर देंगे और ये हमें हर चित्र के साथ में करना है। ऐसे हमने डिब्बा बनाया और डिब्बे के नीचे हम क्या लिखेंगे, चित्र, चित्र। और चित्र ये किसका है, चित्र है बेसिकली ये जोक का, चित्र किसका है, जोक का। ये कहानी हो गई जोक के चित्र के बारे में। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट में पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट में पॉइंट आएगा जोक का महत्व। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैं कहूं तो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, जोक का महत्व। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली जोक का महत्व। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात करें जोक के महत्व के बारे में। इसके बारे में हमें 3-4 चीजें याद रखनी है शुरुआत में, और यहां से हमें सवाल भी कई बार पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है। कैसे हम 3-4 चीजों को याद रखेंगे। सबसे पहली बात, अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो जोक की कितनी प्रजातियों को खोजा गया है, जोक की जो कुल प्रजाति है, कुल प्रजाति कितनी है, 600। जोक की कुल प्रजाति कितनी है, कुल प्रजाति है बेसिकली 600। कितनी है, 600। इनमें से मैं अगर बात करूं जो औषधीय महत्व है वो कितनी का है, 16 प्रजातियों का है। अगर मैं बात करूं इनमें से क्या, औषधीय महत्व, तो औषधीय महत्व कितनी प्रजातियों का है, 16 प्रजातियों का है। पहली बात कंप्लीट। जो कि कुल प्रजाति कितनी है, 600, औषधीय महत्व कितनी प्रजातियों का है, 16 का। अब औषधीय महत्व के रूप में जो उपयोगी प्रजाति है, औषधीय महत्व के रूप में जो उपयोगी प्रजाति है वो कौन सी है, वो है हिरुडो मेडिसिनेलिस। आपसे सवाल पूछा जाता है कि जोक चिकित्सा में उपयोगी प्रजाति कौन सी है, तो वो है बेसिकली हिरुडो मेडिसिनेलिस, हिरुडो मेडिसिनेलिस, हिरुडो मेडिसिनेलिस। ये क्या है, जोक चिकित्सा के रूप में उपयोगी जोक की प्रजाति है, कौन सी, हिरुडो मेडिसिनेलिस। अब अगर मैं बात करूं जो जोक की लार है, जोक की लार, इस लार में क्या होता है, लार में बायो एक्टिव तत्व होता है, बायो एक्टिव तत्व। जोक की लार में क्या पाए जाते हैं, बायो एक्टिव तत्व। आपसे सवाल पूछेगा जोक की लार में कितने बायो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, तो याद रखना लगभग 100। जोक की लार में लगभग 100 क्या होते हैं, बायो एक्टिव तत्व होते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस लार में जो प्रमुख बायो एक्टिव तत्व है वो कौन सा है, तो वो है बेसिकली हिरुडीन। कौन सा है, हिरुडीन है। आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा
कि जोक की लार में पाया जाने वाला प्रमुख बायो एक्टिव तत्व या जोक की लार में पाए जाने वाले बायो एक्टिव तत्व का नाम क्या है? तो हिरुडीन है। सीधा सीधा सवाल हमें आता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो जोक है इसका महत्व क्या है, कहां कहां इसका उपयोग होता है, जनरली अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। थोड़ा सा आप लोग गौर करोगे, सबसे पहले इसका उपयोग कहां होता है? बाल उगाने में होता है। कहां होता है? बाल उगाने में। अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से पर बाल नहीं आ रहे तो ये बाल उगाने में सहायता करता है इसका तेल, तो बाल उगाने में होता है। दूसरी में अगर बात हो इसका उपयोग कहां होगा? इसका उपयोग होता है बेसिकली हृदय रोगियों हेतु। कहां होता है? हृदय रोगियों में रक्त को पतला करने में। एक्चुअली क्या होता है, हृदय रोगियों का रक्त हो जाता है गाढ़ा, जिससे वो नलिकाओं में बह नहीं पाता, तो बह नहीं पाता तो रक्त का थक्का जम जाता है और उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी हार्ट अटैक आकर की मृत्यु हो जाती है। तो हृदय रोगियों में इसका उपयोग कहां होता है? रक्त पतला करने में होता है। किसमें होगा? रक्त पतला करने में। हृदय रोगियों के रक्त को पतला करने में या हृदय रोगियों हेतु इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात हुई इसका उपयोग कहां होता है? आर्थराइटिस में होता है। कहां होगा? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी मैं कह सकता हूं जोड़ों के दर्द में। कहां होता है? जोड़ों के दर्द में। जोड़ों के दर्द में। शरीर में कोई भी जोड़ हो, जोड़ मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा ये वाला जोड़ हो, इसका जोड़ ये भी हो सकता है, जोड़ हमारे पैर का भी हो सकता है, कोई भी जॉइंट हो सकता है। तो शरीर में जितने भी जॉइंट है वहां पर दर्द हो तो उस दर्द में किसका उपयोग होगा? बेसिकली जोक का जो तेल है उसका उपयोग। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जोक का चिकित्सा के रूप में महत्व लिखिए, तो बेसिकली 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो हम इन 3 महत्वों को लिखेंगे कि इसका उपयोग बाल उगाने में होता है, हृदय रोगियों हेतु रक्त को पतला करने में होता है, आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द को बंद करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये कहानी किसकी हो गई? जोक के महत्व की हो गई। डायरेक्ट आपको जो सवाल है वो पूछा जाता है और ये जोक की हमारी पूरी कहानी कंप्लीट। ठीक है, आज मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया बेसिकली परजीवियों के प्रकार, मैंने बताया पिस्सू क्या होता है, पिस्सू का चित्र क्या है, हमने पढ़ा जोक क्या है, जोक का क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, सारी बातें हमने कर ली। तो 2 परजीवियों को अभी तक की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। आगे 2 परजीवी हमारे और बचे हुए हैं जिनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो देखते रहिए, नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली क्लास में। और क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।